नमस्कार दोस्तों, कैंसर ई कोर्स में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। इस मॉड्यूल में हम कैंसर के खतरे के कारणों पर बातचीत करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिस्क फैक्टर्स को परिभाषित करते हुए कहा है कि एनी एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक और एक्सपोजर ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इंक्रीजेज द लाइक्लीहुड ऑफ डेवलपिंग अ डिजीज और इंजरी, अर्थात किसी व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताएं जैसे कि मोटापा, कम वजन, असुरक्षित यौन संबंध, उच्च रक्तचाप, सफाई और स्वच्छता की कमी, असुरक्षित पर्यावरण, शराब का सेवन, तंबाकू का सेवन और गंदा पानी उस व्यक्ति के बीमार होने की संभावना को बढ़ाते हैं। इन खतरों को समझना आपको किसी भी बीमारी के कारणों को समझने में मदद करेगा। हम कैंसर के खतरों के कारणों के बारे में बातचीत करेंगे, वे कारण जो कैंसर होने की संभावना को बढ़ाते हैं और आपके शरीर को इस खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए हम अपनी दोस्त कोशिका से मिलें। हेलो कोशिका, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ निधि, आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगी। आज हम कैंसर के खतरे के कारणों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो एक बहुत अच्छा विषय है। खतरे के कारणों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, परिवर्तनीय और गैर परिवर्तनीय। परिवर्तनीय कारण वे होते हैं जिन्हें आपकी जीवन शैली, रहन सहन और खाने की आदतों में बदलाव के साथ नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कि तंबाकू एवं शराब का सेवन, मोटापा, जंक फूड, दूषित पर्यावरण इत्यादि। और दूसरी ओर गैर परिवर्तनीय कारण वे हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते। हमारे व्यवहार में परिवर्तन करके उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और गैर परिवर्तनीय कारणों के उदाहरण हैं विकिरण यानी रेडिएशन, व्यावसायिक एक्सपोजर, पारिवारिक इतिहास, वायरस या अन्य रोगाणु, उम्र, लिंग तथा प्रजाति इत्यादि। आइए इस इन्फोग्राफिक को देखें जो परिवर्तनीय और गैर परिवर्तनीय खतरों के कारणों के उदाहरण दिखाता है। मुझे परिवर्तनीय खतरों के बारे में अधिक बताएं। कम से कम मैं इन्हें नियंत्रित तो कर पाऊं। जरूर, सबसे पहले हम तंबाकू के बारे में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि तंबाकू चबाने और बीड़ी सिगरेट पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है? हाँ, मैंने यह भी सुना है कि यह कई बीमारियों और विभिन्न कैंसर की संभावना को बढ़ाता है। कोशिका, ये जानकर मुझे बहुत दुख होता है कि तंबाकू का उपयोग कैंसर और कैंसर से मृत्यु का एक प्रमुख कारण है और लोग ये जानने के बावजूद भी इसका उपयोग कर रहे हैं। जो लोग तंबाकू का उपयोग करते हैं या फिर जिन्हें सामान्यतः बीड़ी और सिगरेट के धुएं के बीच में रहना पड़ता है, वे कैंसर के खतरे के दायरे में होते हैं। इसका कारण यह है कि तंबाकू उत्पादों में कई तरह के रसायन होते हैं जो हमारे शरीर के डीएनए तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तंबाकू फेफड़े, वॉइस बॉक्स, मुंह, फूड पाइप, गले, ब्लैडर, किडनी, लिवर, पेट, पैनक्रियाज, कोलोन, रेक्टम, सर्विक्स और माइलॉइड ल्यूकीमिया सहित कई प्रकार के कैंसरों का कारण बनता है। जो लोग खैनी, गुटखा, पान मसाला इत्यादि का उपयोग करते हैं, उनमें मुंह, फूड पाइप और पैनक्रियाज के कैंसर का खतरा बहुत अधिक होता है। धूम्रपान करने वालों के मुकाबले धूम्रपान छोड़ देने वालों की आयु लंबी होने की संभावना अधिक होती है। तंबाकू से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए आइए हम ये वीडियो देखते हैं। डन। अगर मुझे भी एक सिगरेट दे दो ना। क्या? सिगरेट चाहिए। एक मिनट। सिगरेट चाहिए? हाँ। ये तुझे हमेशा सिगरेट चाहिए होती है? दिमाग ठंडा होता है, इससे गाना अच्छा बनेगा। मैं
ऐसे ही कूल दिखता है। तुम लोग नहीं करते? वैसे तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बहस कौन करेगा। कभी कभार मैं एक ड्रैग ले लेती हूँ, वो खुश मैं खुश। किस लिए चाहिए? सिगरेट पीना। क्यों पी रहे हैं आपको सिगरेट? आजकल सब लोग के पास होता है सब। तुम्हें दिख रहा है क्या लिखा है इस पे? हाँ? क्या? Kills. Smoking kills. क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। सिगरेट इट्स कैंसर है, कैंसर। नहीं। फूक फूक के मर जाओगे किसी दिन। रिलैक्स मैन, मॉम डैड भी स्मोक करते हैं, उनको हुआ कुछ अब तक? पर इसमें और जो हुक्का तू फूकते रहता है उसका क्या? हुक्का में टबैको नहीं होता। हर चीज में टबैको होता है, बस कहते नहीं होता है। जो तुम्हारे फेफड़े हैं ना अंदर, इसकी तरह जल जाएंगे। चाहिए तुम्हें वो? नहीं। फिर सिगरेट नहीं पीते, इट्स बहुत बुरी बात है। लेकिन आपके पास क्यों है? एक मिनट। सिगरेट का सिर्फ एक कश काफी होता है हजारों कर्क रोग कोशिकाओं को पैदा करने के लिए, चाहे वो आपका पहला कश क्यों ना हो। अब जरा सोचो, एक पूरा डिब्बा आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है हर दिन, दिन प्रतिदिन। हर सिगरेट आपको नुकसान पहुंचा रही है। तंबाकू का धुआं आपके फेफड़ों को कैंसर से बचाने वाली एक महत्वपूर्ण पितरक पर हमला करता है। सिर्फ एक क्षतिग्रस्त कोशिका कर्क रोग को बढ़ाने के लिए काफी होती है। कश भरने के कारण तंबाकू का धुआं आपके फेफड़ों में तार बनकर जम जाता है। ये एक स्वस्थ फेफड़ा है और इतना तार पाया जाएगा एक पैकेट प्रतिदिन धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के फेफड़ों में सिर्फ एक साल में। जरा सोचिए, धूम्रपान करने वालों को सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है? उनके फेफड़े सड़ चुके हैं। धूम्रपान आपको कितना नुकसान पहुंचाता है ये आप सोच भी नहीं सकते। सांस चढ़ने लगती है और समझ में भी नहीं आता क्यों। ये एक जहरीला नशा है, एक ऐसा दुश्मन जो छुप छुप कर पीठ पीछे वार करता है। धूम्रपान से रक्त का थक्का पैदा होता है जो आपके दिमाग को सदमा पहुंचाता है। इस सदमे से आप अंधे या लकवा हो सकते हैं, आप मर भी सकते हैं। ये है एक छोटे से सदमे का नतीजा एक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के अंदर। उम्र 38 साल। आप सब नौजवान लोग जो सोचते हैं सिगरेट बहुत भव्य लगती है, याद रखिए ये आपके त्वचा को नुकसान पहुंचाती है। निष्क्रिय धूम्रपान करने वाले भी इससे नहीं बच सकते। आप मेरी बात मानिए, आप अपने आप को ही नहीं बल्कि आपके आसपास सभी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तंबाकू के धुएं का रसायन आपके रक्त में घुसकर आपकी आंखों की नाजुक रक्त वाहिकाओं को नष्ट कर देता है। धूम्रपान एक मुख्य कारण है लाइलाज अंधेपन का। ये हृदय की महाधमनी का हिस्सा है। धूम्रपान से धमनियां चिपचिप हो जाती हैं और उनमें हानिकारक तत्व जमा हो जाते हैं। इतनी अधिक मात्रा में तत्व एक धूम्रपान करने वाले की महाधमनी में चिपके हुए पाए गए। उम्र 32 साल। उनकी गलतियां मत दोहराइए, समझदार बनिए, शुरुआत ही ना करें। मैंने सुना है कि तंबाकू भूख को दबा देती है और इसलिए बहुत सारे लोग इसका उपयोग करते हैं। हाँ, पर तंबाकू खाकर अपने स्वास्थ्य की आहुति देने के बजाय भोजन करना ही बेहतर है। अब मैं अगले कारण पर आती हूँ और जो है शराब का सेवन। इससे मुंह, गले, ईसोफेगस, वॉइस बॉक्स, लिवर तथा स्तन के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। जितना अधिक आप शराब पीते हैं उतना ही अधिक आपको कैंसर का खतरा है। जो लोग शराब पीते हैं और तंबाकू का उपयोग भी करते हैं उनके लिए तो कैंसर का खतरा बहुत अधिक है। अब मैं समझ गई कि तंबाकू और मदिरा पान खतरनाक होते हैं। मगर मैंने सुना है कि मोटापा भी कैंसर का एक मुख्य कारण है। हाँ कोशिका, मोटापा भी कैंसर का एक मुख्य कारण है। लगता है कि अब मुझे अपना वजन कम करने की आवश्यकता है। हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा वजन हमारी लंबाई
और हमारी उम्र के अनुसार ठीक है या नहीं? WHO के अनुसार बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI एक ऐसा माप है जिससे मोटापे को मापा जा सकता है। BMI निकालने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक आपका वजन किलोग्राम में और दूसरा आपकी लंबाई मीटर में। इसके बाद आपको अपने वजन को अपनी लंबाई के वर्ग से भाग देने पर आपको अपना BMI पता चल जाता है। हम भारतीयों के लिए कुछ कट ऑफ पॉइंट्स हैं जो इस चार्ट में दिखाए गए हैं। अरे वाह, मैंने अभी अपना BMI कैलकुलेट किया और यह 21 और 22 के बीच में है। इसका मतलब यह हुआ कि BMI के चार्ट के अनुसार मैं सामान्य श्रेणी में हूँ, क्योंकि हम भारतीयों के लिए सामान्य BMI 18.5 से 22.9 है। हाँ कोशिका, तुम्हारा वजन कद के अनुसार उचित है। हमारे पास मोटापे के कुछ अन्य पैमाने भी हैं, जैसे कमर का घेरा, कमर और नितंब का अनुपात और बॉडी फैट परसेंटेज। कोशिका, हमारे पास तो वजन कम करने के लिए एक डाइट चार्ट भी है जो स्क्रीन पर दिखाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह माना जाता है कि आमतौर पर 45 और 50 वर्ष की उम्र के बीच जब मासिक धर्म बंद हो जाता है और स्त्रियों का वजन बढ़ जाता है, तब उन्हें स्तन कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। मेनोपॉज से पहले आपकी ओवरीज आपके शरीर का अधिकांश ईस्ट्रोजन का उत्पादन करती हैं और फैट टिश्यूज इसकी थोड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं, लेकिन मेनोपॉज के बाद ज्यादातर ईस्ट्रोजन फैट टिश्यूज से आता है। मेनोपॉज के बाद ज्यादा फैट टिश्यूज होने के कारण आपके ईस्ट्रोजन का स्तर भी बढ़ जाता है, जो स्तन कैंसर के होने की संभावना को बढ़ा सकता है। इसके अलावा अधिक वजन वाली महिलाओं के रक्त में इंसुलिन का स्तर भी अधिक होता है। इंसुलिन के बढ़ने से स्तन कैंसर और कुछ दूसरे प्रकार के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। आजकल लोगों में मोटापा एक आम बात है। हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में फास्ट फूड, जंक फूड और फ्रोजन फूड ने अपना स्थान बना लिया है, परंतु इनके स्थान पर यदि फल और सब्जियां अपने आहार में शामिल की जाएं, तो लोग मोटापे के साथ साथ कई गंभीर और घातक बीमारियों से बच सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। कोशिका, क्या आप जानती हो कि हमारे शरीर के लिए अस्वास्थ्यकर आहार क्या है? नहीं, क्या आप बता सकती हैं? संपूर्ण पोषण के लिए आहार में कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और एसेंशियल फैट्स संतुलित मात्रा में होने चाहिए। हमारे भोजन की आदतें और चुनाव हमारे जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और दीर्घायु होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक संतुलित आहार डायबिटीज, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के साथ साथ कैंसर जैसे रोगों से बचने में मदद करता है। अनहेल्दी फूड और व्यायाम की कमी स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। अनहेल्दी आहार वह होता है जिसमें संतुलित मात्रा में पोषक तत्व नहीं होते। इसमें फैट्स, चीनी और नमक ज्यादा हो सकते हैं, जिसके कारण कैंसर सहित कई लाइफस्टाइल डिजीजेस का खतरा होता है। जब आहार में ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स तथा नमक ज्यादा होता है और फाइबर कम होता है, तो कैंसर का खतरा और भी बढ़ जाता है। जैसे कि एक ही तेल के बार बार उपयोग करने से तेल की रासायनिक संरचना बदल जाती है और उसकी ट्रांस फैट वैल्यू बढ़ जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। आपने बाजार में दुकानदारों को बार बार एक ही तेल का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। वह तेल ट्रांस फैट में बदल चुका होता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसलिए हमें जितना हो सके बाहर का खाना कम से कम खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त रेड और प्रोसेस्ड मीट खाने वाले लोगों में पेट और आंतों के कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। कैंसर से जुड़े कुछ भारतीय खाद्य पदार्थ हैं: अधिक मसालेदार भोजन, अत्यधिक मिर्च का सेवन, खाना बनाने में सोडे का इस्तेमाल और सुखाई गई नमकीन मछली
आइए इस पर एक दिलचस्प वीडियो देखें। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? जैसे दिमाग तो कहता है सुबह सुबह उठ के कसरत करो, पर दिल करता है थोड़ा और सो लो। या अभी दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग डांटता है कुछ हो जाएगा तभी सुधरोगे क्या, और ये एक्स्ट्रा नमक क्यों? दिल रूठ जाता है, खाना चटपटा ना हो तो फायदा क्या? दिमाग मनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन हर पल कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। वाह, ये वीडियो तो बहुत ही दिलचस्प था। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आजकल लोग अनहेल्दी खाना खा तो रहे हैं, लेकिन जितना हो सके हमें इससे बचने की आवश्यकता है। बिल्कुल, न केवल अनहेल्दी आहार बल्कि पर्यावरण में असामान्य परिवर्तन भी कैंसर का खतरा बढ़ा रहा है। बिल्कुल सच। प्रदूषण भी अब कैंसर का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। हवा, पानी और मिट्टी मनुष्य के जीवन को आधार प्रदान करती है, इसलिए उनमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण पौधों, जानवरों और आखिरकार हम मनुष्यों को प्रभावित करेगा ही। लेकिन कोशिका, आपको यह जानकर बहुत दुख होगा कि दुर्भाग्य से मनुष्य ही पर्यावरण को नष्ट कर रहा है और इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान भी मनुष्य को ही हो रहा है। दुनिया भर में करीब 23% मौतों का कारण दूषित पर्यावरण है। पिछले कुछ वर्षों में सभी देशों का चहुमुखी विकास हुआ है, परंतु यातायात व उद्योगों आदि वजहों से जो प्रदूषण बढ़ा है, उसने मनुष्यों, जानवरों और वनस्पति के लिए जीवन एक संघर्ष बना दिया है। लगभग 1/3 से 1/4 नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वायु प्रदूषण के कारण होती है और इसीलिए उसे न्यू टोबैको भी कहा जाता है। इसी तरह कार्सिनोजेंस वाले पेस्टिसाइड्स या कीटनाशकों से पानी की गुणवत्ता भी बिगड़ती है। डीडीटी जैसे खतरनाक कीटनाशकों से ट्यूमर होने का खतरा बढ़ जाता है। हमारे किसानों को तो और भी अधिक खतरा होता है, क्योंकि वे कीटनाशकों के संपर्क में अधिक रहते हैं और इसी वजह से उन्हें पेट में दर्द, चक्कर आना, मितली, गर्भधारण के समय परेशानी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स और कई तरह के कैंसर जैसे स्तन, फेफड़े, पेट, ब्लैडर, लिवर इत्यादि की संभावना बढ़ जाती है। यह तो बहुत ही दुख की बात है और इस बारे में लोगों को जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। सेक्सुअल मैटर्स भी कैंसर के कारण हो सकते हैं, परंतु ज्यादातर लोग इसके बारे में चर्चा करना पसंद नहीं करते। मगर इन विषयों पर बातचीत करना अत्यंत आवश्यक है, जैसे कि विवाह और फिजिकल रिलेशनशिप यानी यौन क्रिया आरंभ करने की आयु, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप, आपके पार्टनर के कई सेक्सुअल पार्टनर्स होना, कई गर्भपात या मिसकैरेजेस, अपने प्राइवेट पार्ट्स की स्वच्छता ना रखना, मल्टीपल प्रेगनेंसी और कई बच्चों का जन्म होना, पहले बच्चे के जन्म के समय मां का अधिक उम्र का होना, बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान ना कराना, 5 वर्ष से अधिक समय तक गर्भ निरोधक दवाओं का इस्तेमाल करना और लंबे समय तक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना। ये सभी कारण कैंसर के होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आखिर ये नॉन मॉडिफाइबल के कारण क्या होते हैं? हाँ कोशिका, पहले हमने परिवर्तनीय कारणों पर चर्चा की और अब हम गैर परिवर्तनीय कारणों पर बातचीत करेंगे। इसमें रेडिएशन का खतरा मुख्य है। प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों स्रोतों से सभी प्रकार के आयनाइजेशन और रेडिएशन के संपर्क में आने से
ल्यूकीमिया जैसे घातक कैंसर और कई ठोस ट्यूमर का खतरा बढ़ जाता है। खतरा कई गुना ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब एक्सपोजर ज़्यादा मात्रा में और कम उम्र में हो। सूर्य की पराबैंगनी किरणें यानी कि यूवी रेज अत्यंत कार्सिनोजेनिक होती हैं, जिससे त्वचा के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए अत्यधिक सन एक्सपोजर से बचना, सनस्क्रीन लगाना और पूरे शरीर को ढके ऐसे कपड़े पहनना एक कारगर उपाय है। व्यक्ति पर उसके कार्यस्थल की वजह से भी कैंसर होने का खतरा मंडरा सकता है। जब व्यक्ति हानिकारक वस्तुओं और हानिकारक वातावरण के संपर्क में आता है, तब यह खतरा और अधिक बढ़ जाता है। कई मटेरियल्स जैसे एस्बेस्टस, कैडमियम और बेंजीन आदि का इस्तेमाल कई फैक्ट्रीज में किया जाता है, जहां उनकी वेपर्स कार्सिनोजेनिक होती है। पेट्रोलियम, एस्बेस्टस, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, रबर प्रोडक्शन, रेडियम, लेदर, कोल टार, आयरन, पेंट आदि जैसे रसायन फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों के लिए कैंसर का खतरा कई गुना ज्यादा होता है। लेकिन अगर आदमी अपनी नौकरी बदल दे तो क्या होगा? तो फिर उस व्यक्ति पर कैंसर होने का खतरा पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। मैंने कुछ कैंसर पैदा करने वाले वायरस के बारे में भी सुना है। क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकती हैं? जरूर। लगभग 15% कैंसर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV, हेपेटाइटिस B एंड C एंड एपिस्टीन बार नामक वायरस के संक्रमण के कारण होते हैं। कैंसर के केसेस की संख्या में इन्फेक्शन प्रोन कैंसरों का अनुपात देश के विकास की स्थिति पर निर्भर करता है और इसीलिए हर देश में भिन्न होता है। हेपेटाइटिस B और कुछ प्रकार के HPV के टीके भी उपलब्ध हैं, जो लिवर, सर्वाइकल और गले के कैंसर की संभावना को कम कर सकते हैं। कैंसर का एक अन्य मुख्य कारण पारिवारिक इतिहास है। स्तन और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा उन महिलाओं और पुरुषों में अधिक होता है जिनकी माँ, बहन या पिता को यह कैंसर हो, लेकिन ऐसा हमेशा हो यह जरूरी नहीं। इसीलिए किसी भी जीवन शैली को अपनाने से पहले अपने परिवार के इतिहास को मद्देनजर रखना अत्यंत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने कैंसर के जिन पहलुओं पर रोशनी डाली है, उनका मुझे पहले तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आशा है कि दर्शकों को यह मॉड्यूल ज्ञानवर्धक और रुचिकर लगेगा। मैं आशा करती हूँ कि दर्शक इस मॉड्यूल से प्राप्त ज्ञान को सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बताएंगे। इसी विश्वास के साथ आपसे अगले मॉड्यूल में फिर मुलाकात होगी। देखने के लिए धन्यवाद।